गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल गुड। अपना एस ब्लॉक का जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं अपन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंट। सीमेंट के बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत डिस्कशन है, तो वो डिस्कशन क्या है, किस बात को लेकर है, ज़्यादा ज़रूरी क्या उन्होंने बताया है, वो अपन सारा डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंट के बारे में ये बात ध्यान रखो कि जो जितने भी अभी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, उनके अंदर जो मेन बिल्डिंग मटेरियल है ना, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि आजकल के बिल्डिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें सबसे ज़्यादा काम आती है, वो सीमेंट है। और ये सब लोगों को मालूम ही होता है। सीमेंट एक जनरल है, मतलब मैंने कभी सीमेंट का क्वेश्चन है ना नीट एम्स वगैरह को मैं नहीं देखा है, तो मैं जानता हूँ कि सीमेंट पे क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि कोर्स में इंडिकेटेड है, प्लस साथ में ये एक जनरल चीज़ है, तो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इसको ध्यान में रखो। सीमेंट सबसे पहले तो ये कि एक ऐसी जगह थी जिसका नाम है पोर्टलैंड। तो वहाँ पर एक पत्थर है, क्वारीज यानी कि जो पत्थर की खदानें होती हैं, है ना, वहाँ से एक पत्थर देखा गया जिसका पता लगाया गया कि जो उसका कंपोजिशन है वो क्या है, क्योंकि वो पत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उसको देख है ना, साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश करी कि हम भी एक ऐसा पाउडर बनाएं जिसमें पानी डाल के सुखाने के बाद वही पोर्टलैंड जैसा स्ट्रॉन्ग पत्थर बन जाए। तो हमने कोशिश करी और उसमें सक्सेस भी मिला। तो कैसे कैसे किया, क्या क्या स्टेजेस रही हैं सीमेंट को बनाने की, वो तो अपन छोड़ें, एक तरफ रखें। अपन अभी मेनली ये डिस्कस करें कि मॉडर्न सीमेंट जो है उसका कंपोजिशन क्या है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपोजिशन क्या है, यानी कि संगठन क्या है, किस किस चीज़ का कितनी वो चीज़ मिली हुई है। साथ में अगर अच्छी सीमेंट है तो अच्छी सीमेंट को बताने वाला रेशो कौन सा डिसाइसिव रेशो है, कि वो रेशो अगर अपन देख लें कि यहाँ इतना है, इतनी मिट्टी है यानी इतनी बजरी और इतना एल्यूमिना है, सिलिका इतना है, एल्यूमिना इतना है, तो हमको पता लग जाएगा कि कितना अच्छा क्वालिटी सीमेंट का है या नहीं है। तो रेशो कौन सा चेक करते हैं इंजीनियर्स लोग, है ना, जो कि निर्माण कार्य करते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, और देखते हैं सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, तो एक रेशो देखते हैं। वो रेशो कौन से होते हैं वो हमें देखना है। साथ में एक टर्म को समझना है जिसका नाम है सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का जमना। सीमेंट का जमना क्या है उसको समझना है। ये तीन मेन उद्देश्य बन रखे हैं। सबसे पहले अपन को कंपोजिशन पढ़ना है, फिर रेशो, और उसके बाद में सेटिंग ऑफ सीमेंट। कंपोजिशन क्या है यानी संगठन क्या है सीमेंट का, वो देखो बेटा। सीमेंट जो बना हुआ है वो बना हुआ है लाइम का। लाइम यानी CaO 50 से 60% तो लाइम है, सिलिका 20 से 25% है, एल्यूमिना 5 से 10% है, MgO 2 से 3% है, आयरन और सल्फर की ऑक्साइड बहुत सूक्ष्म मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन है तो से दोनों 1 से 2% है, लेकिन है। आप देख सकते हैं बेटा कि आधे से ज़्यादा सीमेंट जो है वो बना हुआ है लाइम का, यानी लाइम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूना। चूना 50% से भी ज़्यादा, 50 से 60% चूना है। उसके अलावा बजरी यानी कि जो सिलिका है ना, वो है 20 से 25%। एल्यूमिना काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 5 से 10%। बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या है। अगर आप बोलते हो कि सर हमको परसेंटेज याद रखनी पड़ेगी क्या, बेटा पहले 3 याद कर लो सफिशिएंट, क्योंकि पहले 3 से मैक्सिमम सीमेंट डेवलप हो जाएगा, है ना। बाकी को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, लेकिन पहली 3 इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्या बोलते हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये ध्यान रखो। 50 से 60, 20 से 25, 5 से 10, इससे काम बन जाना चाहिए। अगर आप फिर भी पूरा याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात। देखो मैंने क्या किया, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे ज़्यादा ये, फिर कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और इसको इसी सीक्वेंस में याद भी रखो। हो सकता है ऐसा आ जाए कि बताओ सीमेंट के संगठन में सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे कम मात्रा में, या घटते हुए बताओ क्रम में किस किस को लिया जाता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी पूछ लें तो आपको ये सारे याद हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। परसेंटेज याद नहीं भी है सबके, लेकिन सबके मालूम है कि हाँ पहले कौन था, दूसरा कौन था। उसको ईजी बनाने के लिए एक, है ना, आपको तरीका, ट्रिक बताया था आपको। वो ट्रिक है CA SI, इन दोनों से तो बन जाएगा काशी, इन दोनों से बन जाएगा आलू महंगे, और इन दोनों से बन जाएगा फिर से काशी। काशी में आलू महंगे, काशी में, मैं को छोड़ दो, है ना, मैं से जोड़ने के लिए बोल रहा हूं, तो काशी में आलू महंगे फिर से इस तरह से याद कर सकते हो। काशी यानी कैल्शियम सिलिकन के ऑक्साइड्स, फिर आलू महंगे AlMg के ऑक्साइड, फिर से आयरन और सल्फर के ऑक्साइड। इस प्रकार से आप कर सकते हो, तो ये सारे आपको इजीली, है ना, क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये काशी के आलू महंगे फिर से करते ही आपको पूरा संगठन याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या होगा बेटा, हमने कहा था रेशो। अब क्या होता है बेटा, ये देखते हैं कि सिलिका एल्यूमिना का रेशो कितना है।
सिलिका एल्यूमिना का रेशो को बताओ, सिलिका 20 से 25% है, ये 5 से 10% है। इसको अगर 20 को 5 से डिवाइड करोगे, है ना, इन दोनों का रेशो लोगे तो 20 को 5 से का रेशो लो, 25 का 10 के साथ रेशो लो, तो 20 का 5 के साथ रेशो 4 आ रहा है और 25 का 10 के साथ 2.5 आ रहा है। तो 2.5 से 4 के बीच इन दोनों का रेशो होना चाहिए। जो रेंज है वो 2.5 से 4 के बीच है। यानी सिलिका और एल्यूमिना का जो रेशो है वो 2.5 से 4 के बीच अगर है तो वो एकदम बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट है। सेकंड रेशो है लाइम और क्ले का। लाइम और क्ले, लाइम और क्ले क्या चीज है बेटा? लाइम और क्ले वो चीजें जिनको मिलाने पर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लाइम और क्ले को मिलाकर गर्म करते हैं तभी सीमेंट के क्लिंकर तैयार होते हैं। अगर आप बोलोगे लाइम और क्ले क्या है, तो लाइम है बेटा CaO, भी बताया मैंने, बार बार बता रहा हूँ CaO। और जो क्ले है वो देखो ये है SiAlFeK ऑक्साइड्स। SiAl और Fe, इन तीनों के ऑक्साइड जो आते हैं वो कहां से आते हैं? क्ले से आते हैं। तो अगर आप क्ले वाली मिट्टी लाओगे, है ना, क्ले वाली मिट्टी लाओगे तो उससे जो सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। सेकंड, थर्ड और 5वें नंबर पे कौन कौन है? SiAl और Fe। इनको याद करने का तरीका है सेल्फी, SAlFe। अब हालांकि ये S नहीं SI है तो ClF याद कर लो। कौन सा कोई बहुत ज्यादा कुछ, है ना, नुकसान ही हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान ही तो रखना है कि यहाँ क्या क्या है। तो SiAlFe अगर आप डायरेक्टली याद कर सकें तो मेरे को कोई मुसीबत नहीं है। तो क्या है ना, क्ले जो मिट्टी है, क्ले जो मिनरल है, क्ले जो खनिज है, उसमें 3 ऑक्साइड मुख्य होते हैं। और वो 3 ऑक्साइड्स, जो मेन 3 ऑक्साइड्स विच आर प्रेजेंट इन द क्ले आर द ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, आयरन एंड एल्यूमिनियम, SiAl एंड Fe। ये देखो SiAl Fe के ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर अगर SiAl Fe सब हैं और यहाँ पर CaO है, तो बताओ CaO कम से कम कितना होना चाहिए? तो CaO कम से कम 50 होना चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मान लो 50 आ गई है। इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, SI की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20। तो ये होना चाहिए 20, ये होना चाहिए 20। एल्यूमिनियम की मिनिमम वैल्यू देखो 5, ये होना चाहिए 5। और आयरन की मिनिमम वैल्यू नहीं भी लेने तो चलेगा वैसे, लेकिन अगर है तो 1, तो 26 हुआ। तो इन सबको मिला के 26 हुआ, ऊपर 50 आ रहा है। 50/26, 50/26 इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, हाउ मच? 2। तो इसलिए 2 लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो आपको 2 रेशो पता लग गए कि ये रेशो होने चाहिए। पहला सिलिका एल्यूमिना का रेशो 2.5 से 4 के बीच होना चाहिए, और दूसरा लाइम और क्ले का रेशो, है ना, लगभग 2 के आसपास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीमेंट बढ़िया क्वालिटी का है। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मेरा तीसरा और आखिरी एम जो होगा वो अपना होगा सेटिंग ऑफ सीमेंट। कि सीमेंट को सेट करना मतलब सीमेंट में पानी डालो, पेस्ट तैयार करो, सीमेंट प्लस वाटर से पेस्ट तैयार होगा। ये पेस्ट का जो तैयार होगा बेटा, वो पेस्ट तैयार होते होते हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन वगैरह के फिनोमेना के कारण खूब सारा एनर्जी रिलीज होगा, एंड दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी होगी, है ना, एनर्जी निकलेगी इसमें से। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा कि ये वाला जो प्रोसेस है उसे सीमेंट के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, धीरे धीरे वो टफ हो जाएगा, है ना, और इरिवर्सिबली इंटरलॉक हो जाएगा। यानी कि वो आपस में जो सीमेंट की जब लंबी लंबी चेन्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो सीमेंट की इस प्रकार की लंबी श्रृंखलाओं के जुड़ने के कारण सीमेंट बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसे सीमेंट का जमना कहते हैं। ड्यू टू दिस इंटरलॉकिंग ऑफ सीमेंट, the chains of the cement get interlocked permanently and irreversibly, which is called setting of cement. This process is exothermic, यानी ये वाला जो प्रक्रम है वो उष्माक्षेपी प्रक्रम है ना, कि एनर्जी काफी निकलती है। और इस कारण से जब सीमेंट की तराई चल रही होती है, जब सीमेंट में पानी डाल के कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, धीरे धीरे जो थोड़ा हीट सा निकलता है, आसपास के एरिया में महसूस भी होता है कि यहाँ थोड़ी सी हीट से निकल रही है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये सेटिंग ऑफ सीमेंट के प्रोसेस को जानबूझकर स्लो किया जाता है, धीमा किया जाता है, ताकि, है ना, सीमेंट अंदर तक वो बढ़िया तरीके से जमे। अगर आप बोलोगे सर कैसे करते हैं, तो आंसर एक सॉल्ट मिलाते हैं और सॉल्ट का नाम है जिप्सम। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, नीट मानने लायक, वो ये लगता है इनमें से कौन सा मटेरियल को सीमेंट में मिलाने पर उसके जमने की स्पीड को कम किया जा सकता है। यानी कि सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लोड डाउन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, इनमें से कौन से कंपाउंड को ऐड करने पर सीमेंट के जमने के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। आंसर याद रख लीजिएगा जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला मैंने पहले बताया हुआ है CS4.2H2O। याद रखें बेटा, ऑप्शन में जरूर आपको हाफ H2O भी देंगे, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ध्यान रखना वो POP होता है, वो जिप्सम नहीं है। सीमेंट के जमने के प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम जिप्सम ऐड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। सीमेंट में इतना काफी है। फिर भी सीमेंट के अंदर एनसीईआरटी में एक दे रखा है कि जब वो सब लाइम क्ले वगैरह मिक्स हो जाते हैं
तो सीमेंट के अंदर देखते हैं तो डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नाम के दो मेन कंपाउंड्स डेवलप हुए रहते हैं। वो देखो मैंने लिखा है DCS, डाई कैल्शियम सिलिकेट। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों फुल फॉर्म लिख देना है इसका, बाद में याद नहीं रहता है, बाद में सोचते हैं DCS क्या था, है ना, कोई दिनेश चंद्र शर्मा है क्या। तो ये मतलब कुछ भी नाम याद रह जाए तो इससे अच्छा है कि वो मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझको लगता है पूरा पूरा क्या लिखूं, जब बच्चे पूरा पूरा सुन रहे हैं तो पूरा पूरा लिख देंगे अपने आप, ठीक है ना। तो DCS का फुल फॉर्म है डाई कैल्शियम सिलिकेट और ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये है। एनसीईआरटी में क्या किया ना बेटा कि उनको ऐसे लिख दिया Ca2Si2O4 ऐसे लिख दिया है। अब Ca2Si2O4 से पता नहीं लगता है तो मैंने उनको अलग अलग करके ऐसे लिख दिया ताकि आपको तुरंत पता पड़ जाए। अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट है तो ऐसे याद रखना कि डाई कैल्शियम है, कैल्शियम की लिए डाई है तो दो कैल्शियम वाले ऑक्साइड है, डॉट SiO2 का एक लेना है। यहाँ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है तो सिलिका यहाँ पर एक लेना है, इसके तीन लेने हैं। ये दोनों ही कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जब लाइम और क्ले को मिक्स करते हैं, यानी सीमेंट जब बन जाती है तो उसके अंदर देखने पर ये दो कंपाउंड ऑफ कोर्स होंगे भाई। लाइम और क्ले को मिक्स किया तो लाइम में ये था, क्ले में ये था, तो ये तो बनेगा ना। लेकिन अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसकी परसेंटेज देखी गई, ये सारा ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने अपने आप नहीं निकाला कि मैं घर पे ले गया सीमेंट और तोल निकाला, मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। सिर्फ किताबें पढ़ी उन किताबों में से जो लिखा हुआ था वो लिख दिया है मैंने, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट काफी है, राइट। तो 26% तो TCSN ये वाला कंपाउंड जो है सीमेंट में कितना परसेंट है, 26%, और लगभग इसका दुगना। एक को याद करो, दूसरे को ट्रिक से याद कर लो, लगभग दुगना मतलब 52, तो 52 के आसपास का नंबर 51% जो एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखी है 51 पॉइंट समथिंग हो सकता है, इसको शॉर्ट में 51 लिख दिया। तो आप 26 एंड 51 ध्यान रखिए कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो डाई कैल्शियम है, डाई मतलब कम वाला, है ना, जो कम है ना, दो वाला कम है, वो 26 वाला है, और 3 वाला ज्यादा है तो इसका अमाउंट भी ज्यादा है, दैट इज 51%। बस मैक्सिमम चीज ये पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को शॉर्ट में पूछेंगे सर इतना सब कुछ तो ठीक है, सीमेंट में पूछने लायक बात किया, तो बेटा मैंने पहले ही शॉर्ट बताया है, उसके बावजूद भी चाहते हो कि नहीं सर मेन चीज बता दो, तो मेन चीज तो ये है कि आपसे या तो रेशो पूछेंगे, कॉम्पोजिशन पूछेंगे, या फिर सेटिंग ऑफ सीमेंट पर कोई सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से कंपाउंड को सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए यूज करते हैं। बस ये चीज ध्यान रखो अच्छे से, है ना। 5-10 मिनट अच्छी तरह देते हैं तो सीमेंट पूरा हो जाता है। एनसीईआरटी में वो थोड़ा थियोरेटिकल वे में दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, तो हम फंस जाते हैं वहां पर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने निकाल के वो चीज दे दी है जो कि आपको उतना ही पढ़ना है, मतलब उतना ही लॉजिक रखो कि हाँ इतना पढ़ने से हमारा सब कुछ हो जाएगा। चलो अब आखिरी बात कर लेते हैं, लास्ट है बेटा फ्लेम कलरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्वाला परीक्षण, है ना। ज्वाला परीक्षण क्या है बेटा, फ्लेम टेस्ट क्या है, तो फ्लेम टेस्ट ये है कि एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी एस ब्लॉक के सभी मेटल्स, लगभग सभी मेटल्स, कुछ को एक्सेप्शन भी है, तो एस ब्लॉक के जो मेटल्स है बेटा वो क्या करते हैं, जैसे उनको फ्लेम में ले जाओगे, है ना, जो फ्लेम होती है ज्वाला उसमें ले जाओगे तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, जो फ्लेम का ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, उसमें ले जाने पर ये महसूस होगा कि कुछ कलर दे रहा है। वो कलर कहाँ से आता है बता दूंगा, लेकिन कुछ कलर आता है, उस कलर से हम पहचान जाते हैं कि ये एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अपने पास फ्लेम है, ये फ्लेम है, इस फ्लेम के जो भी ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है ना, उसमें अपन मेटल M को अगर बर्न करें, जलाएं, तो क्या होगा, मेटल M से एक पर्टिकुलर कलर आएगा, उस कलर से अपने को अंदाजा लग जाएगा ये मेटल M कौन सा है। ये फ्लेम टेस्ट है। हाँ, अगर आप ये पूछते हो सर कौन से मेटल कलर देते हैं, कौन से देते हैं, क्या D ब्लॉक, F ब्लॉक, S ब्लॉक सब देते हैं क्या, ये सारे क्वेश्चन अगर पूछे तो सबसे पहली बात तो ये देखो बेटा कि कलर आने का कारण क्या है। वो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, S ब्लॉक मेटल्स फ्लेम में डालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, हिंदी वाले सुन लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड का हिंदी में मतलब है कि जो भारतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिएगा इंग्लिश में, S block metals when taken into the flame, the वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। ऑफ कोर्स ये होगा ना बेटा, मेटल है ये, अगर मेटल है तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैं एनर्जी दूंगा, सबसे पहले तो वो बाहर निकलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्या होगा, एक्साइट होगा हायर शेल्स में, और कुछ देर बाद में क्या होगा, लौट के वापस आएगा, लौट के वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये देखो मैंने क्या लिखा है, इट कम्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, यानी वो पुनः, है ना, मूल कक्षा में लौटता है। कौन लौटता है, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो कि पहले उत्तेजित हुआ था। कौन सा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ था, तो आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है भारतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन। भारतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन पहले तो उत्तेजित हुआ और थोड़े समय बाद में जब वापस अपनी कक्षा में आया, वापस जब ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने एनर्जी रिलीज करी। जो एनर्जी रिलीज करेगा बेटा, तो हो सकता है वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो किसी कलर की फॉर्म में करे,
क्योंकि आप जानते हैं बेटा एनर्जी रिलीज कैन बी इन फॉर्म ऑफ लाइट और द लाइट इफ इट इज कमिंग इन द विजिबल रीजन, यानी दृश्य क्षेत्र में अगर लाइट आ रही है तो हमें वो कलर दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या, ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया, लौट के वापस आया, तो उसने एक एनर्जी दी और वो एनर्जी हमें कलर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और अलग अलग मेटल्स अलग अलग एनर्जी देंगे, इसलिए हमें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। ये बेसिस है फ्लेम कलरेशन यानी फ्लेम टेस्ट का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको अगर इतना याद नहीं भी होता है तो इससे काम चल जाएगा कि एस ब्लॉक में टेंडेंसी होती है फ्लेम को कलर कुछ ना कुछ टेस्ट देने की। अगर आप बोलोगे सर डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, वो सारे मेटल्स की आईपी बहुत ज्यादा होती है, आईपी ज्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं। आप जानते हो बेटा एस ब्लॉक का एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कितने रिएक्टिव है, बात में इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनकी आईपी कम है, और आईपी कम है इसलिए उनसे एक्साइटेशन आसान है, इसलिए फ्लेम टेस्ट उनका आसान होता है, दूसरों का मुश्किल होता है। तो अगर आप बोलोगे कि सर सभी एस ब्लॉक एलिमेंट फ्लेम टेस्ट दे देंगे, तो इनमें भी गड़बड़ है। इनमें भी दो ऐसे हैं जिनकी आईपी बहुत ज्यादा है बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम। बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए मैंने क्रॉस लगा रखा है, इनकी आईपी ज्यादा है। आईपी ज्यादा, आईपी का मतलब समझते हो बेटा, है ना। भारतम कोश को ऊर्जा जो देते हैं अपन ताकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, द एनर्जी गिवन टू द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन बी रिमूव कंप्लीटली, ऊपर चला जाए। मैंने गलत बोल दिया जल्दी में, बोलना ये था कि वो पूरी तरह से हट जाए। तो भारतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जिस ऊर्जा से पूरी तरह हटाया जाता है वो आईपी होती है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम की आईपी बेटा बहुत ज्यादा है। इन पूरे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं बेटा, लिथियम से लेकर बेरिलियम तक, लिथियम से सीजियम, बेरिलियम से बेरियम तक, जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं मैक्सिमम आईपी फर्स्ट नंबर पे इसकी, सेकंड नंबर पे इसकी। और इसी कारण से इनके छोटे साइज और हाई आईपी के कारण ये फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं है। इनको ले जाओगे तो इनके इलेक्ट्रॉन बैठे ही रहेंगे, जो एनर्जी होगी फ्लेम की उससे भी एक्साइट नहीं हो रहे, तो फिर क्या मतलब। तो क्या ध्यान रखोगे बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम, है ना, फ्लेम टेस्ट में अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, बिकॉज they do not give any color to the flame. Now why don't they give any color to the flame? Because of their high IP. ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन जब चार ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। कुछ ऑप्शन में डेंसिटी लिखा होता है, तो कोई ऑप्शन में मेल्टिंग पॉइंट लिखा होता है, और एक से बढ़कर एक हमें सही लगता है। कुछ नहीं आता तो हमको सब सही लगता है। भाई हमें आता ही नहीं है कुछ तो सभी सही लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन तो गलत है। तो कुल मिला के ध्यान रखना बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम की हाई आईपी होने के कारण वो फ्लेम में किसी प्रकार का टेस्ट नहीं देते। अगर आप बोलोगे सर ये सब टेस्ट देते हैं क्या, देखो इनके टेस्ट क्या, इनके कलर लिखे हुए टेस्ट देते ही है। लिथियम के जो कंपाउंड्स होंगे बेटा, लिथियम को अगर देखोगे तो उसका कलर आएगा क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन डार्क रेड होता है। जैसे अगर आप देखोगे कि क्रिम्सन कलर कैसा है, तो इतना डार्क हो जाता है वो कि ऐसा लगने लगता है एक बार के लिए पर्पल कलर की तरफ जा रहा है वो, ठीक है ना। तो इतना डार्क रेड की पर्पल कलर की तरफ जाने लगे तो रेड इज क्रिम्सन रेड। गोल्डन येलो, सोडियम, इसको सिर्फ येलो भी कह सकते हैं, गोल्डन येलो एग्जैक्ट हो जाएगा। ये तीनों वॉयलेट है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पोटेशियम में, रुबिडियम और सीजियम के कलर्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है, तीनों वॉयलेट होते हैं, लेकिन वॉयलेट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ वॉयलेट पेल वॉयलेट है, ये हल्का वॉयलेट है, ये गहरा वॉयलेट है, और ये और गहरा वॉयलेट है। जब हल्का वॉयलेट होता है उसको सिर्फ वॉयलेट लिख दिया, थोड़ा सा गहरा हुआ तो उसमें रेड कलर आ गया, और गहरा हुआ तो एकदम डार्क कलर, जब और भी डार्क हो जाएगा तो वो ब्लू वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पेल वॉयलेट, इसको हल्का, है ना, वॉयलेट बोल सकते हो, ये वॉयलेट और इसका डार्क वॉयलेट कह सकते हो, और या फिर जो मैंने लिखा है एनसीईआरटी का देखकर वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं देंगे, कल ही समझ आ चुका है, ठीक है ना। कैल्शियम ब्रिक रेड, कैल्शियम का रंग जो है ईंट लाल है, ईंट जैसा लाल। स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन, ये जो क्रिम्सन कलर मैंने बताया था, और बेरियम एप्पल ग्रीन, सेब हरा इसको बोलते हैं, कि जो सेब पर जो हरा कलर, जो कच्चा सेब होता है उसमें हरे रंग के जो सेब होते हैं उनका जो पर्टिकुलर कलर होता है वो एप्पल ग्रीन कहलाता है। तो एप्पल ग्रीन, क्रिम्सन, ब्रिक रेड, ये सारे के सारे स्पेसिफिक कलर्स हैं, ये देंगे। अगर आप बोलोगे सर इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक मेटल है ना, उसमें कैटायन और एनायन, एक मेटल है उसका सॉल्ट बन रहा है, कैटायन भी अननोन है, एनायन भी अननोन है, उसको हम फ्लेम में ले गए तो एप्पल ग्रीन दिया टेस्ट, है ना, एप्पल ग्रीन कलर आया। उसके बाद में उसका क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ले गए तो ये कलर आया, पीपीटी आया। ऐसे ऐसे अपने को एडवांस स्टेटमेंट दे देंगे। हमें उन स्टेटमेंट टेस्ट से पता लगाना पड़ेगा कैटायन कौन, एनायन कौन, ठीक है ना। तो कैटायन का टेस्ट जब भी आपको फ्लेम टेस्ट बोलेंगे, ज्वाला में ले जाकर जलाया गया और ये कलर आया, समझ जाओ वो एस ब्लॉक का एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई ना कोई है। तो उसके कलर को देखकर उसका कैटायन का अनुमान लगा लो, यानी आपको इसका यूज ही करना है। हालांकि इसके क्वेश्चन तो ज्यादातर आईआईटी में देखे मैंने, ठीक है ना। अपने मेडिकल लेवल पर ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन अगर आ जाए तो समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरे को मेडिकल में लगता है वो ये लगता है
कि बताओ बेरियम है ना ज्वाला परीक्षण में कौन सा रंग देगा, बेरिलियम ज्वाला परीक्षण में रंग क्यों नहीं देता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यानी कि व्हाई डज बेरिलियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम इन द फ्लेम टेस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। या फिर ऐसा आ जाए कि विच कलर इज गिवन बाय द बेरियम और इट्स सॉल्ट इन द फ्लेम टेस्ट के दौरान बेरियम या उसके लवण किस प्रकार का कलर देंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बस मैंने बता दिया आपको टाइप। तो पूरा एस ब्लॉक पूरा हो चुका है अपना। अब मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ना, पर्टिकुलर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन, कुछ जगह पॉइंट, कुछ यूज, कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने गैदर किए हैं एस ब्लॉक पर। तो वो एस ब्लॉक के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। वो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिए हैं, स्टार्ट मैंने अभी से कर दिया है, सम एनसीईआरटी बेस्ड स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये दोनों मीडियम वाले सुन लो बेटा, अपने को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरह से करने हैं। मैंने एस ब्लॉक पूरा करवा दिया, तो जो एस ब्लॉक मेरी तरफ से जितना है वो हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर एस ब्लॉक में एनसीईआरटी में हमने देखा फला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो वो मैं खुद क्वेश्चन जो है लेकर, जो मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं क्वेश्चन लेके इसमें करा दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। धन्यवाद आज के लिए।